अब देखिए हम लोग आ रहे हैं ज्वालामुखी के पेटियों पर कि किस जगह पर ज्वालामुखी जो है घटनाएं घटित होती हैं या किस जगह पर नहीं घटित होती हैं, कौन कौन से देश प्रभावित होते हैं और किस जगह पर जो है आपके कम प्रभाव पड़ता है या नहीं प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आएंगे और कौन सा क्षेत्र नहीं जो है आपके एक तरह से ज्वालामुखी से प्रभावित रहेगा, तो इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो सिद्धांत था उसकी तरफ हम लोग जाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आप पढ़ चुके हैं उसका वो तो हम लोग ने वहां पढ़ा था ही, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का हेल्प हम लोग ने भूकंप के पेटी में भी लिया था और वही चीज ज्वालामुखी की पेटी में भी है। ज्वालामुखी की भी पेटी वही है जो भूकंप की पेटी है। जिन क्षेत्रों में आसानी से जो है ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकल आती है, उसी जगह पर यांत्रिक ऊर्जा भी उसी जगह से आसानी से निकल आती है। तो इसलिए जहां भूकंप आएंगे वहीं पर ज्वालामुखी घटनाएं भी घटित होंगी। तो दोनों के जो आपके एक तरह से कहा जाए कि क्षेत्र है वो समान है। तो जो प्रभावित क्षेत्र भूकंप का है वही प्रभावित क्षेत्र जो है आपके एक तरह से ज्वालामुखी का होता है। बस कुछ यही अंतर हो सकता है, अंतर है भी, कि जैसे आपके जो पेटियां हैं इसमें कुछ परसेंट का अंतर हो सकता है कि इतने परसेंट भूकंप यहां आते हैं तो इतने परसेंट ज्वालामुखी यहां आते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है आपकी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं वो सब के सब 3 पेटियों के सहारे आते हैं, जैसे आपको पता है। और पेटियां कहां पर पाई जाती हैं हमने आपको बताया था। प्लेट, जैसे हम लोग ने डिस्क्राइब किया था कि पूरी पृथ्वी को के सतह को जो है आपके 27 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, वही 27 टुकड़े 27 प्लेट कहलाती हैं, जिसमें से 7 बड़ी प्लेटें हैं, मेजर प्लेट्स हैं, और 20 छोटी प्लेटें हैं, 20 माइनर प्लेट्स हैं। यही टुकड़े मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इन्हीं के किनारे किनारे जो आपके क्षेत्र है जहां पे 2 प्लेटें मिलती हैं या 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो कमजोर क्षेत्र है, वहां से ऊर्जा आंतरिक भाग से आसानी से निकल आएगी। इसलिए जितने ज्वालामुखियों के क्षेत्र हैं आप देखेंगे प्लेटों के किनारों पर ही होते हैं। और प्लेट के जो आपके एक तरह से प्लेट का जो किनारा होता है वही डिफाइन करता है कि कैसे जो है किस जगह पर जो है आपके भूकंप आएगा और ज्वालामुखी आएगा, भूकंप आएगा, और किस जगह पर जो है आपके नहीं आएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग ने पढ़ा था कि आंतरिक भाग का मैग्मा, जो पिघला हुआ क्षेत्र होता है, पिघला हुआ भाग होता है जिसमें ठोस द्रव गैस का मिश्रण होता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। तो आंतरिक भाग का मैग्मा स्वयं से अधिक प्रेशर से होने की वजह से बाहर की तरफ खुद से निकल आए, विस्फोटक अवस्था में बाहर रास्ता अपना बना करके खुद से निकल आए। इस प्रक्रिया को हम लोग ने ज्वालामुखी कहा था। तो रास्ता कहां मिलेगा? कमजोर क्षेत्र में मिलेगा, जहां पे क्रैक्स डेवलप है, जहां पे प्लेटों का किनारा है, तो वहां से आसानी से पदार्थ मैग्मा बाहर की तरफ आ सकता है। इसीलिए ज्वालामुखियों के सभी क्षेत्र अगर आप देखेंगे सब प्लेट के किनारों पर। इसलिए हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को फिर से पढ़ते हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में के आधार पर ही हम लोग समझते हैं कि हाँ कि ये प्लेटें किस तरह से बनी हुई हैं या ये प्लेटें किस तरह से डिफाइन करती हैं पेटियों को। तो पहली पेटी जो हम लोग ने डिफाइन की ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट अर्थात परि प्रशांत पेटी। परि मतलब होता है, सरकम मतलब होता है चारों ओर, प्रशांत पेटी मतलब प्रशांत के चारों ओर। तो प्रशांत के चारों ओर पाई जाने वाली पेटी जो है वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा जो है एक्टिव है और बहुत ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप यहां पे आते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था भूकंप के बारे में कि भूकंप जो है इस जगह पे 63 to 68% तक आता था, 63% to 68% तक आता था। जबकि इसमें क्या है, जो भूकंप है वो ज्वालामुखी है वो कितने हैं, लगभग 70% तक आता है। तो विश्व के 70% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब कहां कहां पे क्या क्या है और इनकी डिटेलिंग अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखें परिप्रशांत पेटी बना कैसे था। तो हमने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट मूव कर रही है। जॉन डी फूका, कोकोस और नास्का प्लेटें भी मूव कर रही हैं। जॉन डी फूका, कोकोस और नास्का प्लेट के मूव करने की वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी किनारा उठ रहा था, जिसमें हम लोग ने यह भी पढ़ा था कि यहाँ पे रॉकीज पर्वत और यहाँ पे एंडीज पर्वतों का निर्माण हो रहा था उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में। इन्हीं प्लेट, इसी के सहारे
जो है ये कमजोर क्षेत्र है, दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र है जहां पे दो प्लेटें मिल रही हैं, इसलिए यहां से आसानी से भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इसलिए अगर हम यहां पर देखें तो पहली पेटी आपकी ये नजर आती है जो यहां पर बनेगी। तो ये क्या है, जो प्रशांत पेटी है उसका एक भाग, एक हिस्सा जो कि इधर दिखाई पड़ता है, ये क्या है, प्रशांत पेटी का पूर्वी हिस्सा है जो कि कहां पे दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर दिख रहा है, जो कि जुआन डी फूका, कोकोस और नास्का प्लेट के जो है टकराने की वजह से यहां पर बनता है। और इसकी वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे जो है पूर्ण रूप से प्रभावित रहते हैं, इफेक्टेड रहते हैं। तो यहां पर जो है आपके ये जो है पेटी है जो कि एक तरह से पाई जाती है किसमें, ये आपके परिप्रशांत पेटी का एक भाग। परिप्रशांत पेटी का दूसरा भाग अगर आप देखेंगे तो प्रशांत पेटी ये है, ये प्रशांत प्लेट जो है यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के भीतर जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा पूर्वी भाग प्रभावित है। तो प्रशांत महासागर ये भी है, प्रशांत महासागर ये भी है, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग हो गया और प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग ये प्रभावित है यहां पे। तो यहां पर किसकी वजह से, प्रशांत प्लेट यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के भीतर प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से ये पूरा इफेक्टेड रीजन जो है आपके प्रभावित है। तो आधा पार्ट इधर दिखाई पड़ रहा है प्रशांत पेटी का, आधा भाग इधर दिखाई पड़ रहा है, ये कंप्लीट इस तरह से प्रशांत जो है आपके एक तरह से प्रभावित क्षेत्र होता है, बड़ी प्रशांत पेटी। और ये सबसे बड़ी पेटी है जिसके सहारे 70% ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। अब इस पेटी में क्या विशेष है, कौन सा क्षेत्र जो है आपके सबसे ज्यादा जो है आपके प्रभावित होगा, या कहां पर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं घटित होंगी, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले दूसरी पेटी देख लें, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये पेटी जो होती है इसके सहारे 20 से 21% तक ज्वालामुखी आते हैं, 20 से 21% तक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, और जिसकी वजह से जो है ये पूरा क्षेत्र प्रभावित रहता है। और ये पेटी क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी क्यों कहा जाता था, हमने आपको बताया था कि अफ्रीका इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा रही, जिसकी वजह से यूरोप के क्षेत्र में, पूरे एशिया के मध्यवर्ती भाग में और अफ्रीका के ये पूरे क्षेत्र में आपके भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं आपके इस पूरे क्षेत्र में घटित होती हैं, जिससे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश प्रभावित होते हैं। खासतौर से एशिया, मध्य एशियाई देश प्रभावित होते हैं। मध्य एशियाई देश सबसे बड़ा जो है आपके एक तरह से प्लेट का हिस्सा है, इसीलिए इसको मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं, क्योंकि महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में ये जा रहा है। तो ये पेटी जो है इसके सहारे 20% तक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, जो कि इस पेटी के सहारे आती हैं। और तीसरी पेटी आपने पढ़ा था जो कि मध्य अटलांटिक पेटी थी, इसके सहारे 9 से 10% तक जो है आपके भूकंपी ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट यूरेशिया और अफ्रीका से दूर जा रही थी, जिसकी वजह से भूमि पूरी फट रही थी, अंदर एस आकार में जो है आपके ये पेटी बनती है, जो कि अटलांटिक महासागर के मध्य में बनती है। और ये पेटी के सहारे 9 से 10% तक ज्वालामुखी घटनाएं विश्व की घटित होती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपके 9 से 10% ज्वालामुखी घटनाओं का होता है। तो ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, ये जो आप पेटियां देख रहे हैं, ये पेटियां जो है आपके एक तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पे आप देखेंगे कि प्लेटों के किनारों पर जो है आपके यहां पर डेवलप हो रहा है। जैसे ये जो प्रशांत का हिस्सा है वो किस प्लेट की वजह से हो रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जुआन डी फूका, कोकोस और नास्का, इन 5 प्लेटों की वजह से यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी आ रहे हैं। प्रशांत प्लेट का पेटी का ये वाला हिस्सा किससे प्रभावित हो रहा है, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत। तो ये बड़ी प्लेट की हम बात कर रहे हैं, केवल बीच में छोटी प्लेटें भी हैं जो आपके एक तरह से पाई जाती है, लेकिन उनको हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मध्य अटलांटिक पेटी का हिस्सा जो है वो एक तरह से क्या कह रहा है, यूरेशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है आपके एक तरह से इसके जो आपका हिस्सा है, अगर हम ये कहें तो ये प्लेटों की वजह से जो है आपके ये पेटी जो है आपके डेवलप हो रही है। तो अगर इन पेटियों को हम लोग देखें तो इन सब का जो संबंध है वो प्लेट टेक्टोनिक से है।
प्लेट विवर्तन से है। तो प्लेट विवर्तन की वजह से जो है आपके इस तरह की चीजें जो है आपके घटित होती हैं, और यहाँ पे जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये ज्वालामुखी घटनाएं इस पेटी के सहारे जो है आपके आती है। अब इसी को, ये तो अभी हम लोग का ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, और ब्लॉक डायग्राम से क्लियर भी हो रहा है कि हाँ कौन कौन सी प्लेटें कहां कहां पर लड़ रही हैं और कैसे। अब इसी को अगर हम वर्ल्ड के मैप पर देखें, यही तीन जो है बेल्ट को हम लोग डिफाइन करें, तो हमें ये क्लियर होगा कौन कौन से देश प्रभावित हैं और कितने प्रतिशत जो है आपकी ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ल्ड के मैप पर आते हैं और विश्व के विभिन्न देशों के बारे में देखते हैं, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विश्व के जितने भी आपके ज्वालामुखी थे वो सब जो है मेनली जो आपके ज्वालामुखी पाए जाते थे वो सब के सब अगर देखे जाएं तो वो समुद्र के किनारे ही घटित होते हैं। बहुत ही कम ऐसे हैं जो आपके स्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे, नहीं तो आप ज्यादातर देखेंगे सब तटीय क्षेत्र के किनारे ही ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। और भूकंप भी वहीं आते हैं क्योंकि अधिकांशतः प्लेटों के किनारे जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में ही मिलते हैं। मैक्सिमम कुछ ही सिर्फ ये वाली पेटी जो मध्य अटलांटिक पेटी होती है, मध्य महाद्वीपीय पेटी होती है, बस यही ऐसा पेटी है जो महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में इफेक्ट डालती है। अन्यथा सभी विश्व के जितने भी जगह आप देखेंगे ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं समुद्र के किनारे ही घटित होती है और समुद्र के तटीय क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो देखिए ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो है ऊर्जा बाहर की तरफ निकल रही, कहां पे, प्लेट के किनारे पे। और अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा और अभी जो डायग्राम में बना आपको सामने दिख रहा है, ये सारा चीज क्लियर कर देगा कि प्लेट का किनारा ही भूकंप और ज्वालामुखी को बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो आपके बन रहा है, ये पूरा जो है आपकी बेल्ट बन रही है। इस बेल्ट को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये समुद्र का सिर्फ किनारा है मैक्सिमम जगह पर जहां पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। अब देखिए इन प्लेटों को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं और ये पेटियां देखेंगे कि किस जगह पर विश्व के जो है आपके उसमें आएंगी। तो अगर इसमें देखें तो पहली पेटी जो होती है ये है आपके परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी में जैसे हमने आपको डिफाइन किया था वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है ये पूरा प्रशांत महासागर है, चाहे देखिए चाहे इधर देखिए। तो प्रशांत महासागर का हिस्सा जो इफेक्टेड रहता है वो पूरा ये है, ये इफेक्टेड रीजन है, ये पूरा इफेक्टेड रीजन है। तो ये पूरा, ये सारे देश अफेक्टेड रहते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर। इसे परिप्रशांत पेटी या सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। और ये सरकम पैसिफिक बेल्ट सबसे ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ज्वालामुखी की घटना घटित होती है। और ये जो पेटी है, इस पेटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो पहले अभी हम सारी पेटियां देख लें विश्व में कहां पे कौन सी पाई जाती हैं। अब मध्य महाद्वीपीय पेटी अगर हम लोग देखें तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है भूमध्य सागर, ये पूरा इफेक्टेड रहता है। ये पूरी बेल्ट जो है इफेक्टेड रहती है इधर। तो जिसकी वजह से ये पूरा यूरोप, अफ्रीका का उत्तरी भाग और पूरा एशिया का भाग, ये सब जो है इफेक्टेड है। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। और मध्य अटलांटिक पेटी का जो भाग होता है उसमें मेनली जो है आपके इफेक्टेड रहता है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर आपके ये जो वेस्ट इंडीज का भाग होता है और एंटार्क्टिका। ये पूरे क्षेत्र जो है आपके एक तरह से प्रभावित होते हैं, जो कि तो एक्चुअल में ये बेल्ट है, ये क्षेत्र है जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। बाकी जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, मध्यवर्ती भाग है, वहां पर कभी भी भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं नहीं आती। तो वहां पर क्यों? क्योंकि प्लेट का किनारा नहीं है और आसानी से ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती। तो ऊर्जा यहां पे आसानी से बाहर निकल जाती है, इसलिए भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं यहां पर घटित होती हैं। अब हम लोग आते हैं एक एक करके पेटियों की विशेषता को पढ़ने के लिए। ये पेटियों की विशेषता क्या है या किस आधार पर हम इसे डिफाइन करते हैं या किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम पहली पेटी को लेकर के आ रहे हैं। पहली पेटी परिप्रशांत पेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पहले हम लोग डिफाइन करें। अब इस पेटी को अगर देखें तो परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है
और ये चारों ओर स्थित पेटी जो आपके पाई जा रही है, जो उसमें कौन कौन से देश प्रभावित होंगे पहले उसको देख लें। देशों में जैसे हमने आपको बताया कि जैसे अलास्का का क्षेत्र है, ये कनाडा का क्षेत्र है जो पूरा पश्चिमी भाग है, यूएसए का पूरा क्षेत्र है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, ये ग्रीन वाला क्षेत्र जो है वो मैक्सिको है जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। फिर ये बीच में जो आपके देश हैं ये मध्य अमेरिकी देश हैं, लैटिन अमेरिका भी इनको कहा जाता है, जिसमें जो है आपके इसमें जो देश होते हैं ये है आपके निकारागुआ है, कोस्टा रिका है और होंडुरास है, पनामा है, तो ये सब जितने भी आपके बेलीज है, तो ये अल सल्वाडोर है, तो ये सारे देश हैं जो कि आपके एक तरह से यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये जितने भी आपके एक तरह से देश हैं ये सब मध्य अमेरिकी देश, छोटे छोटे देश होते हैं जो कि मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कनेक्ट भी करते हैं। तो इसी को लैटिन अमेरिका कहा जाता है क्योंकि मेनली जो लैटिन भाषा है वो आपकी यहाँ की मेन भाषा है, तो इसलिए लैटिन अमेरिका भी इसको कहा जाता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे देशों का मिलकर के बना है, बहुत छोटे छोटे देश होते हैं जिसमें कि बहुत कम जनसंख्या भी निवास करती है, लेकिन ये जितने भी छोटे क्षेत्र हैं ये सब भूकंप और ज्वालामुखी दोनों से प्रभावित हैं। तो ये क्षेत्र आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये है कोलंबिया ब्लू वाला, फिर इक्वाडोर देश है पिंक वाला, पेरू है यहाँ पे, फिर ये जो है बोलीविया है, बोलीविया देश होता है, फिर ये चिली है, अर्जेंटीना है। तो ये तो आपके क्षेत्र हो गए जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपके रूस का पूरा बेल्ट है, ये रूस का क्षेत्र हो जाता है, फिर ये जापान हो जाता है, ये उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाता है, फिर ये चीन का भाग हो जाता है, फिर यहीं पर जो है ताइवान जो है आपके क्षेत्र स्थित है, हांगकांग, तो ताइवान और हांगकांग जो है यहाँ पे पाया जाता है। फिर इसी बेल्ट में अगर हम लोग आएंगे तो म्यांमार का क्षेत्र है, फिर यहीं पर कंबोडिया अथवा कंपूचिया है, लाओस है, वियतनाम है, फिर मलेशिया का क्षेत्र हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, ये पापुआ न्यू गिनी का भाग है, फिलीपींस देश है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ये न्यूजीलैंड है। तो ये सारे देश जो हैं आपके प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ये सारे देश प्रभावित हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित हैं। फिर से एक बार इन देशों को देख लें तो क्लियर हो जाएगा। कुछ हद तक हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर नाम आपको लर्न हो जाए कि कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं। वनडे एग्जामिनेशन में तो नहीं, लेकिन पीसीएस में और सिविल में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि निम्न में से परिप्रशांत पेटी में से निम्न में से कौन सा भाग देश नहीं प्रभावित है या कौन सा देश प्रभावित है। तो इसलिए लगभग आपको देश क्लियर होने चाहिए कहां कहां पे कौन कौन से हैं और कौन से देश जो हैं वो आपके प्रभावित होते हैं किस पेटी के सहारे। तो फिर से देखिए हम परिप्रशांत पेटी का हिस्सा बता रहे हैं। प्रशांत पेटी का ये पूर्वी और ये प्रशांत पेटी का ये पश्चिमी भाग है, जिसमें प्रभावित देश को फिर से हम डिफाइन करें, ये है अलास्का का क्षेत्र, ये कनाडा का क्षेत्र है, ये यूएसए है, यूएसए का पश्चिमी भाग पूरा जो है आपके प्रभावित होता है, ये मैक्सिको का क्षेत्र हो जाता है। फिर देशों में हमने ये छोटे छोटे देश के बारे में बताया, तो इसमें अल सल्वाडोर है, फिर बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है, तो ये सब देश होते हैं जो कि यहाँ पर स्थित होते हैं। कोलंबिया का क्षेत्र हो जाता है, इक्वाडोर देश है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है। ये सारे देश आपके पश्चिमी भागों में। पूर्वी भाग में जैसे हमने आपको कहा ये पूरा रूस का हिस्सा है, रूस का क्षेत्र प्रभावित होता है, ये जापान का क्षेत्र है, फिर ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का भाग है, ये पूरा चीन का क्षेत्र है, ये चीन का भाग प्रभावित होता है, ये फिलीपींस देश है जो कि आपके प्रभावित होता है। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में म्यांमार का क्षेत्र हो जाता है जो कि प्रभावित है। फिर म्यांमार के अलावा लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, कंबोडिया अथवा कंपूचिया होता है, मलेशिया का क्षेत्र हो जाता है। फिर आपका इंडोनेशिया का पूरा ये क्षेत्र है, द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है और न्यूजीलैंड, ये पूरी बेल्ट है। इस बेल्ट के सहारे अब आप देखेंगे, इस बेल्ट के सहारे पाए जाने वाले जितने देश हैं, अब इनकी कुछ विशेष चीजें देख लें। इस पेटी के सहारे 70% ज्वालामुखी पाए जाते हैं विश्व के, और इन 70% में से अगर हम लोग टोटल जितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं, टोटल ज्वालामुखी का 80% भाग जागृत अवस्था में है।
हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो ज्वालामुखी को हम लोग ने जो है आपके उद्गार की अवधि के आधार पर 3 पार्ट में बांटा था। एक जागृत था, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोज जिसको कहा गया था। दूसरा था प्रसुप्त अथवा सुषुप्त, डोरमेंट वोल्केनोज, स्लीपिंग वोल्केनोज जिनको कहा गया था। और तीसरा निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। तो जो एक्टिव होते हैं उनमें से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है, वही जागृत और एक्टिव वोल्केनोज के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने ज्वालामुखी यहां पाए जाते हैं, विश्व के 70% ज्वालामुखी हैं, और इन सभी ज्वालामुखियों का 80% भाग जागृत अवस्था में है, बाकी शेष 20% भाग जो है आपके प्रसुप्त और निष्क्रिय अवस्था है। तो 80% पार्ट जो है इसका जो है एक तरह से जागृत अवस्था में है, अर्थात जहां पे ज्वालामुखी उद्गार लगातार हो रहा है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार लगातार हो रहा है, तो जब हम पृथ्वी को, कभी अगर हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ ऐसा लगता है जगह जगह पर आग जल रही है। ऐसे जहां ज्वालामुखी है उसके मुहाने दिखाई पड़ते हैं ऊपर से देखने पर पूरी पृथ्वी को, तो जगह जगह आपके आग के गोले दिखाई पड़ेंगे और ऐसा लगेगा कि पूरा प्रशांत महासागर आग के जो है आपके अंगारों से घिरा हुआ है। क्योंकि जहां जहां पर आपके ज्वालामुखी हैं ऊपर से देखने पर, अर्थात पृथ्वी को जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, तो आपके उस जो सैटेलाइट की जो है आपके एक तरह से फोटोग्राफ होती है, वो सैटेलाइट की फोटो जब प्रशांत महासागर की ली जाती है, तो पूरा प्रशांत महासागर के चारों तरफ जगह जगह पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ज्वालामुखी दिखाई पड़ेंगे। तो और ऐसा लगता है कि जगह जगह पर आग के अंगारे जल रहे हैं। तो इसी वजह से प्रशांत महासागर को 3 नामों से जाना जाता है। प्रशांत पेटी को 3 नामों से जाना जाता है। तो इस परिप्रशांत पेटी को पहला नाम क्या दिया जाता है? इसे कहा जाता है ये कहलाता है आग का वलय, रिंग ऑफ फायर। एक रिंग दिखाई पड़ती है जो कि आपके जो है देखने को मिलती है, तो आग का वलय के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को आग का वृत्त भी कहते हैं, सर्कल ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सर्कल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। 2 नाम ये हो गए। और इसी को कहा जाता है फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक। फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक। गर्डल क्या है? गर्डल एक्चुअल में होता क्या है? गर्डल जो आपके एक तरह से वर्ड लिया गया है, ये राजस्थान के ड्रेस से लिया गया है। राजस्थान में अगर आपने देखा होगा, जो औरतें हैं जो ड्रेस पहनती हैं, उसमें यहां पेट के ऊपर एक पेटी बांधती हैं, यहां पे बेल्ट बांधती हैं। उस बेल्ट को जो है आपके गर्डल कहा जाता है। तो गर्डल जो है वो क्या है? वो एक तरह से पेटी का नाम है, या बेल्ट को बोलते हैं। तो बेल्ट या पेटी कहा जाता है। तो फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक के मतलब क्या हुआ? प्रशांत महासागर की आग की माला। तो एक तरह से एक माले की तरह से, एक जो है पेटी की तरह से, एक बेल्ट की तरह से आपके दिखाई पड़ता है। तो इसको आग का वलय, रिंग ऑफ फायर, या आग का वृत्त, सर्कल ऑफ फायर, और या फिर फायर गर्डल ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर की आग की माला। क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि जितने ज्वालामुखी हैं, कितने ज्वालामुखी हैं? विश्व के 70%। जितने भी ज्वालामुखी हैं, उन ज्वालामुखियों का 80% भाग जागृत अवस्था में है और 20% शेष भाग जो है वो आपके प्रसुप्त और निष्क्रिय अवस्था में है। तो 80% पार्ट जागृत होने की वजह से हर समय यहां पर चारों तरफ ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। और अगर हम सैटेलाइट व्यू लें, ऊपर से अगर हम देखें प्रशांत महासागर को, तो प्रशांत महासागर में ऊपर से देखने को लगता है कि चारों तरफ जगह जगह पर आग के अंगारे जल रहे हैं या आग जल रही है, क्योंकि इसके मुहाने ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। तो जब सैटेलाइट व्यू लेते हैं तो इस तरह का दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है। और इस पेटी के सहारे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, तो पहली चीज तो आपको जो हमने डिफाइन किया, फिर से एक बार हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और फिर से एक बार देख लें कि कौन कौन से देश इसमें प्रभावित हैं। तो प्रभावित देश में जैसे हमने बोला, अलास्का है, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, फिर अल सल्वाडोर है, होंडुरास है, बेलीज है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है, कोलंबिया का क्षेत्र है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है। रूस का क्षेत्र हो जाता है ये पूरा,
जापान का क्षेत्र है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जो आपका ताइवान है, हांगकांग का क्षेत्र हो जाता है, म्यांमार का क्षेत्र है, इसी में जो है आपके एक तरह से लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया अथवा कंपूचिया का क्षेत्र है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आपका पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये पेटी आपके पाई जा रही है ज्वालामुखी। लेकिन इस पेटी में एक विशेष चीज आप समझेंगे, वो क्या कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि ज्वालामुखी पेटी में स्थित होने के बावजूद भी यहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। पूरे ऑस्ट्रेलिया में विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो पेटी में स्थित होने के बावजूद भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि हर देश में कोई जो पेटी में स्थित है, इवन हम लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है आपके आ जाता है। तो जो पूर्वी क्षेत्र हैं अगर हम देखें, जो आपके ये होते हैं, तो इसमें थाईलैंड भी है, थाईलैंड का भाग भी यहीं पे आता है। तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया अथवा कंपूचिया है। तो ये सब जितने क्षेत्र हैं, फिर भारत का क्षेत्र और थाईलैंड का क्षेत्र भी यहीं पर आता है, फिर इंडोनेशिया है, फिर जो है आपके एक तरह से सभी क्षेत्र लगभग हर जगह पर ज्वालामुखी हैं। और आपने विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा भी था। तो यहां पर हर जगह पर ज्वालामुखी हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इस पेटी के सहारे ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन सोचा गया कि ऐसा क्यों है, क्या वजह हो सकती है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी है ही नहीं। न्यूजीलैंड में भी बहुत कम है, ऐसा क्यों, जबकि ये पेटी के अंदर मौजूद है। तो फिर निष्कर्ष ये निकला, ये पता चला, अभी आगे चल करके भी आप पढ़ेंगे, जलमंडल के पहले टॉपिक जब आपका आएगा तो जो है जलमंडल के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि आंतरिक भाग से कुछ गर्म जल के स्रोत निकलते हैं, जिनको हम लोग हॉट स्प्रिंग या गेजर्स के नाम से जानते हैं। तो गेजर्स जो होते हैं या हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, जिनको गर्म चश्मा जो कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग्स को या गेजर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये गर्म जल के स्रोते होते हैं जो कि आंतरिक भाग से गर्म जल निकलता है और जो है जमीन पर फैलता है। और ये बहुत जगह पर आप देखेंगे, ये सारी बेल्ट में, पूरी जितनी बेल्ट है उस पूरे बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये गर्म जल के स्रोते होते हैं जो कि निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थापित है और आंतरिक भाग की ऊर्जा इस गर्म स्रोतों के रूप में निकल रही है। गर्म जल जो ऊर्जा ऊष्मा है, ये ऊष्मा गर्म कर रही है पानी को, और पानी गर्म जो है आपके एक तरह से ऊष्मा पानी गर्म होकर के अपनी ऊष्मा को खत्म कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आंतरिक भाग में जो ऊर्जा है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के निचले भागों की ऊर्जा जो है, ये ज्वालामुखी के रूप में न निकल करके बल्कि ये ऊष्मी ऊर्जा के रूप में जो आपके एक तरह से गर्म जल के स्रोत के रूप में जो है गीजर और हॉट स्प्रिंग्स के रूप में जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है आपके एक तरह से ज्वालामुखी स्थित नहीं है। तो यही एक रीजन होता है कि यहां पर ज्वालामुखी की उपस्थिति नहीं पाई जाती और बाकी हर जगह पर आपके ज्वालामुखी मिलेंगे। और ये परिप्रशांत पेटी जो आपकी होगी, जो आप देखते हैं अफेक्टेड रीजन, ये विश्व के 70% ज्वालामुखी इस पेटी के सहारे आपके पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पर मिलते हैं और सर्वाधिक देश जो प्रभावित हैं वो इसी पेटी के सहारे जो है आपके प्रभावित होते हैं या आपके पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जितना भी आपके एक तरह से हिस्सा है इस पेटी का, ये क्षेत्र, ये देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये प्रश्न क्योंकि आपके सिविल सर्विसेज में आया था कि निम्न में से कौन सा देश है जो ज्वालामुखी की पेटी में स्थित होने के बावजूद भी वहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, ये सिविल सर्विसेज में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया उसका उत्तर हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपके इसका आंसर है। अब देखिए यहीं पे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब दूसरी पेटी अगर हम ध्यान दें तो वो है मध्य महाद्वीपी पेटी। अब मध्य महाद्वीपी पेटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें।
कौन कौन से देश इसमें प्रभावित होंगे। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में अगर आप देखें तो ये पूरा रीजन जो है वो अफेक्टेड रीजन है, ये अफेक्टेड रीजन है, ये पूरा अफेक्टेड रीजन को दिखाया जाता है, ये पूरा अफेक्टेड रीजन है। और इस अफेक्टेड रीजन में कौन कौन से देश होंगे या कौन से देश प्रभावित होते हैं ये देख लें। अब प्रभावित देशों को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है, स्पेन का क्षेत्र है, फ्रांस का क्षेत्र है, इटली है, फ्रांस के निचले भाग प्रभावित होते हैं, इटली का बहुत बड़ा रीजन प्रभावित होता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक तरह से अगर कहें तो इटली एक ऐसा शहर है या देश है जहां पर अगर हम लोग देखें तो ये द्वीपीय रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम भूमध्य सागर में इसके कुछ द्वीप भी यहीं पर स्थित होते हैं, जैसे आपके सार्डिना द्वीप है, इसका इटली का सार्डिना है, सिसिली द्वीप है, लिपारी द्वीप है, ये तीन प्रमुख द्वीप हैं बड़े जो इटली देश के पाए जाते हैं। तो सार्डिना, लिपारी और जो है सिसिली, तो ये तीनों द्वीप जो है वो ज्वालामुखी से प्रभावित होते हैं, जिसमें हम लोग ने 4 प्रमुख ज्वालामुखी पढ़े थे इटली के, जिसमें जो है स्ट्राम्बोली था, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया था, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, फिर माउंट टाल था, फिर माउंट एटना था, वल्केनो था और विसुवियस था। तो ये जो है आपके 4 ज्वालामुखी जो थे ये इसी सार्डिना और सिसिली और लेपारी द्वीप पर स्थित जो है आपके ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा जैसे आपके जो क्षेत्र होता है, जॉर्जिया है, स्लोवेनिया का क्षेत्र हो जाता है, फिर यहीं पर यूनान देश हो जाता है, बुल्गारिया है, रोमानिया का क्षेत्र हो जाता है, यूक्रेन का देश है जो कि यहाँ पे प्रभावित होता है, ये रूस का क्षेत्र हो जाता है, जो पूरा ग्रीन है ये पूरा रूस है, रूस का क्षेत्र है, तुर्की का भाग प्रभावित होता है जो कि यहाँ पे है। फिर इसी तरह से अफ्रीका में अगर हम लोग देखें तो मोरक्को देश हो जाता है, अल्जीरिया देश हो जाता है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, लीबिया है, मिस्र का क्षेत्र हो जाता है, यहीं पर गाजा पट्टी है जो कि आपके प्रभावित होती है, लेबनान है, जॉर्डन है, यहीं पर पाया जाता है, सीरिया का क्षेत्र है, इराक है, ईरान का क्षेत्र हो जाता है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान बेल्ट में आता है, फिर आपके भारत, नेपाल, भूटान, चीन, ये सब जो है आपके प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं जो कि ज्वालामुखी से प्रभावित ये पूरी बेल्ट हो जाती है। तो इस बेल्ट में जैसे आप देख रहे हैं विश्व के 20 से 21% तक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो 20 से 21% तक ज्वालामुखी घटनाएं इस पेटी के सहारे पूरा जो है आपके घटित हो रही हैं। और इस पेटी में जैसे फिर से एक बार अगर हम लोग देखें तो फिर से जो है अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए इसको देखें देशों को, तो एक बार रिकॉल करें तो आसानी से हम लोगों को ये लर्न हो जाएगा। जैसे पुर्तगाल है, स्पेन का क्षेत्र है यहाँ प्रभावित, फ्रांस है, इटली का भाग है, इटली में इसके 3 द्वीप हैं जिसमें हमने आपको बताया कि सिसिली है, लिपारी है और सार्डिना द्वीप है, ये सब इटली के जो है आपके द्वीप होते हैं, आइलैंड होते हैं। फिर उसी तरह से जैसे जॉर्जिया है, स्लोवेनिया का क्षेत्र है, आपके यूनान है, ग्रीस जिसको कहा जाता है, रोमानिया है, बुल्गारिया का क्षेत्र हो जाता है, यूक्रेन देश हो जाता है जो कि प्रभावित होता है, रूस का क्षेत्र हो जाता है, आर्मीनिया यही प्रदेश है, आर्मीनिया का क्षेत्र हो जाता है, तुर्की का क्षेत्र है, सीरिया है, फिर यहीं पर आपके लेबनान है, जॉर्डन है, गाजा पट्टी का क्षेत्र हो जाता है, मिस्र का भाग हो जाता है, लीबिया है, अल्जीरिया का क्षेत्र हो जाता है, मोरक्को है, ये क्षेत्र यहाँ के हो गए। फिर यहां से सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का उत्तरी भाग पूरा प्रभावित रहता है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, चीन का पूरा बेल्ट है दक्षिणी भाग में, और म्यांमार का क्षेत्र हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र प्रभावित है। और अगर आप इस पूरी बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जहां पर ज्वालामुखी की घटना जो है आपके एक तरह से भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। इसमें लगभग 20 से 21% विश्व के ज्वालामुखी यहां पर पाए जाते हैं। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चन बनता है और ये आपके सिविल में पूछा भी गया है, जैसे इसके सहारे ढेर सारे सागर भी हैं, तो निम्न में से कौन सा सागर मध्य महाद्वीपीय पेटी में प्रभावित नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। और 3 आपके नाम दे दिए जाते हैं जो प्रभावित है, एक कहीं और का दे दिया जाता है।
तो इस तरह से आपके ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मेनली अगर हम सागर की बात करें तो सागरों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसको भी देख लीजिए। तो सागर को अगर हम डिफाइन करें तो ये सबसे बड़ा सागर यहां पर बीच में दिख रहा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर भी जो है आपके एक तरह से अलग अलग भागों में बटा हुआ जो है आपके सागर है, और जिसमें जो है आपके अलग अलग नाम इसके हो जाते हैं जगह जगह पर। जैसे ये टिरहिनियन सागर है, इसका नाम हो जाता है। फिर जो है एड्रियाटिक सागर के नाम से जाना जाता है, एड्रियाटिक सागर भी यहीं पर स्थित है जो प्रभावित होता है। तो टिरहिनियन सागर, एड्रियाटिक सागर जो भूमध्य सागर के हिस्से हैं, भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी तो है ही है, उसके अलावा यहीं पर आपके एक तरह से छोटे छोटे भाग हैं, जैसे अजीन सागर, अजीन सागर भी भूमध्य सागर का ही भाग है। फिर यहीं पर जो है आपके होता है इसमें जो आपका भूमध्य सागर का हिस्सा होता है उसी में अजोव सागर है, अजोव सागर का भाग हो जाता है जो कि पाया जाता है। तो अजीन सागर, अजोव सागर, फिर काला सागर ये है ब्लैक सी, फिर ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर होता है। फिर अरल सागर है जो कि आपके प्रभावित होता है। तो ये सब जो आपके सागर हैं ये प्रभावित हैं। तो जिसमें प्रमुख अगर हम कहें तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी हो गया, जिसमें छोटे छोटे और भी सागर होते हैं जैसे टिरहिनियन है, एड्रियाटिक है, अजोव सागर है, अजीन सागर है, ये सब हिस्से हैं भूमध्य सागर के। काला सागर ब्लैक सी जो है इंपॉर्टेंट होता है, अजोव सागर यहीं पर आपके स्थित है ब्लैक सी के ऊपर। फिर कैस्पियन सागर है, फिर इसी तरह से अरल सागर है। तो ये सारे सागर जो हैं आपके प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है निम्न में से जो है आपके एक तरह से सागर प्रभावित नहीं है। तो इसमें से 3 कोई सागर दे दिया, एक और कोई नाम जो है इसी के साथ जोड़ दिया जो इस पेटी के अंतर्गत नहीं आता। तो ये प्रश्न सिविल में आ चुका है। ये अभी इस लेवल का क्वेश्चन जो है आपके वनडे एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन सिविल के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और खास तौर से अगर आप प्रिपरेशन पीसीएस की कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं, तो आईएएस और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेटी में प्रभावित देश जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कंसर्निंग प्रश्न बहुत आते हैं और उसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब याद करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैप को लेकर के आप बैठेंगे और जैसे हम आपको लेक्चर देते जा रहे हैं एक साथ अगर आप देखते चले जाएंगे तो अपने आप आपको देश मिलते चले जाएंगे। इक्का दुक्का बहुत छोटे देश होंगे जो कि आपके छूटे होंगे हमारे जो है बोलने में, और नहीं तो सभी लगभग सब कवर्ड है। जो प्रभावित क्षेत्र होता है, जो प्रभावित देश है, वो सब कवर्ड है जो कि आपके जितना हम बोल रहे हैं आप। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जो है आपके हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है ऐसा जो है छोटे देश नहीं है कि जो छूट गए हों। तो लगभग अगर एक बार आप एटलस ले करके सामने बैठ करके देखेंगे या मैप देखते हुए और मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो अपने आप आपको ये सब चीजें लर्न हो जाएंगी। और इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये बार बार कंट्रीज हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, मैक्सिमम आपके दिमाग में न लर्न हो तो कम से कम वो नाम तो पड़ जाए जो हम मुंह से ले रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो कि हाँ कौन से देश प्रभावित है, कौन से सागर प्रभावित है, किस सागर में जो है भूकंप और ज्वालामुखी आएंगे, कहां पर नहीं आएंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये जो है आपके एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा होता है। अब हम आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, जैसे हमने आपको बताया कि मध्य अटलांटिक पेटी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया प्लेट के दूर होने की वजह से एस आकार में बन रही थी, जिसकी वजह से जो प्रभावित क्षेत्र बहुत सीमित हैं। सीमित क्षेत्र में ये जो है घटनाएं होती हैं, जिसमें कुछ हद तक ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो जाता है। आइसलैंड सबसे ज्यादा प्रभावित है, वेस्ट इंडीज के द्वीप प्रभावित होते हैं और एंटार्क्टिका। तो ये पूरा जो है एस आकार में इस तरह से प्रभावित पूरा क्षेत्र हो जाता है। तो जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी घटना, थोड़े बहुत हल्के फुल्के भूकंप के झटके, क्योंकि ऐसा आकार का जो ये है तो ये हल्के फुल्के झटके पश्चिमी भागों में अफ्रीका के आ सकते हैं। जो है भूकंप, ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं, जिसमें एंटार्क्टिका में ज्वालामुखी है, वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में ज्वालामुखी है, आइसलैंड में है। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं जहां पर आपके ये पाए जाते हैं ज्वालामुखी। अब ये पेटी एक ऐसी पेटी है जहां पर विश्व के जो है आपके लगभग 10% हमने आपको बताया था भूकंप की घटनाएं भी घटित हो रही हैं और ज्वालामुखी भी 9 से 10% है।
तो विश्व के 9 से 10% ज्वालामुखी जो है आपके इसी पेटी के सहारे यहां पर आते हैं। इस पेटी में एक बहुत ही विशेष चीज आपको मिलती है, और वो क्या मिलती है? आइसलैंड देश, जिसके विषय में हमने आपको पहले भी बताया था। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर जो है आपकी इनकी घटनाओं को अगर हम लोग देखें तो ये घटनाएं जो आइसलैंड में घटित होती हैं, इनको अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत ही ऐसी घटना है कि एक तरह से नाम को कंट्राडिक्ट करती है। कंट्राडिक्ट इस तरह करती है कि नाम है आइसलैंड, आइस से कंसर्निंग है आइसलैंड, तो आइसलैंड जो है आपके एक तरह से यहां पर जो है आपकी घटना है, मतलब एक क्षेत्र है जहां पर इस तरह की घटना घटित हो रही है कि इसी के जस्ट नीचे विश्व की सर्वाधिक आग स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक आग या पूरा एस्थेनोस्फीयर का सबसे बड़ा क्षेत्र आप ये कह सकते हैं कि वो आपके यहां पर स्थापित होता है। तो ये एक सबसे कंट्राडिक्टरी बात है कि इसको आइसलैंड क्यों कह रहे हैं और इसके नीचे बहुत ज्यादा जो है आपके आग है। तो आइसलैंड हिस्सा है जहां पे अगर देखेंगे तो आइसलैंड देश में आइस या आइस कवर्ड रीजन ज्यादा है, हिम से ढके हुए क्षेत्र, हिमाच्छादित क्षेत्र, आइस कवर्ड रीजन। तो यहां पर स्नोफॉल बहुत होती है। क्यों होती है, क्या वजह है? जबकि नीचे आग है लेकिन ऊपरी भाग में अगर आप देखेंगे तो इसलिए बहुत हाइट पे है। हाइट पे होने की वजह से क्या होता है, वायुमंडल का तापमान कम होता है। तापमान के कम होने से यहां पर जो आपके एक तरह से इसका टेम्परेचर है ये बहुत कम है, बहुत रिड्यूस टेम्परेचर होता है जो कि इसका पाया जाता है। और ये टेम्परेचर क्योंकि हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, आपके एक तरह से कहा जाए जो है फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है, इसीलिए पूरा क्षेत्र हिम से ढका होता है। लेकिन ज्वालामुखियों के क्षेत्रों में हिम नहीं पाई जाती क्योंकि इतनी गर्मी होती है, गर्मी की वजह से आइस पूरी जगह पर पिघली रहती है। जहां पे ज्वालामुखी नहीं है वहां पे आपको हिम पूरे दिखाई पड़ेगी। ये पूरा पूरा क्षेत्र क्या है आइसलैंड को अगर हम देखें तो यहां पे डिफाइन किया जाता है, जैसे हेक्ला और लाकी दो बड़े ज्वालामुखी का नाम हम लोग ने पढ़ा था, यहां पर पाए जाते हैं। जिससे दो ही नहीं, यहां पर 200 से ज्यादा ज्वालामुखी स्थित हैं। ये बहुत विशेष चीज है इसकी। तो विश्व में इतने ज्वालामुखी किसी देश में स्थित नहीं है जितना अकेले आइसलैंड में। 200 से ज्यादा ज्वालामुखी आइसलैंड में पाए जाते हैं जो कि आपके यहां पर स्थित है, और इसीलिए आइसलैंड को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ये ज्वालामुखियों के देश के नाम से जाना जाता है जो कि आइसलैंड को हम लोग बोलते हैं। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल करके आती है वो ये आती है कि जो क्षेत्र है हमारा आइसलैंड, ये आइसलैंड आपके दिमाग में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हम क्लियर ये दे रहे हैं कि आप सोचेंगे कि इतनी गर्मी है, इतने ज्वालामुखी हैं, उसके बावजूद आइसलैंड क्यों है? आइसलैंड क्यों नाम दिया गया? आइस की वजह से ही दिया गया, हिम की वजह से ही दिया गया, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आपके ज्वालामुखी से प्रभावित नहीं है और वो पूरी तरह से हिम से ढके हुए हैं। और क्यों हिम से ढके हैं, वजह क्या है? क्योंकि वायुमंडल में जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, बाहर की तरफ निकलते जाते हैं, टेम्परेचर अपने आप रिड्यूस होता चला जाता है और ये काफी हाइट पे है। हाइट पे होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है और जिसकी वजह से ज्यादातर रीजन आइस कवर्ड रहता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि दिमाग में ये आए कि हम एक तरफ कह रहे हैं ये आइसलैंड है और आइस से ढका हुआ है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इसके जमीन के नीचे सबसे ज्यादा ऊष्मा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है। तो अब तक की जो स्टडी है वो ये बताती है कि पूरा आइसलैंड आग के ऊपर बसा हुआ है। निचले जमीन में अगर आप देखेंगे तो मैग्मा का बहुत बड़ा भंडार है पूरे आइसलैंड में। अब पूरा आइसलैंड जो है आपके एक तरह से आग के जो है एक तरह से ऊपर बसा हुआ है। मैग्मा बहुत वृहद क्षेत्र में आपके इसमें फैला हुआ है। तो ये जो आपके जो बेल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी की वजह से हो जाती है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था भूकंपों का देश किसको कहा गया था? जापान को। तो जापान को कहा गया था भूकंपों का देश, लैंड ऑफ अर्थक्वेक के नाम से जाना गया था। उसी तरह से क्योंकि सर्वाधिक भूकंपीय घटनाएं यहां पर घटित होती थी, जबकि यहां पर क्या है, विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं घटित हो रही है। ये देश की बात हो रही है। अभी हमने ये भी कहा, कभी कभी कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स आते हैं, सर आप तो बता रहे थे कि परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। तो परिप्रशांत पेटी की बात जब करेंगे तो 3 पेटियां हैं, 3 पेटियों में सर्वाधिक है परिप्रशांत पेटी में
जो विश्व के 70% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये अलग अलग आंकड़े हैं। जब अब हम देश की बात करने लगेंगे तो देशों में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां है? आइसलैंड देश में। जब हम पेटी की बात करेंगे तो 3 पेटियां हैं। एक कौन सी है? प्रशांत पेटी है, एक मध्य महाद्वीपीय पेटी है और मध्य अटलांटिक पेटी है। कहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी है? विश्व के 70% ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में स्थित है। लेकिन अब अगर हम ये कहें किस देश में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तब उसका उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। अब देश की बात हो रही है, पेटी की बात नहीं हो रही, तो दोनों को इंटरमिंगल मत करिए, मिक्सअप मत करिए, उसको मिलाइए नहीं। मिलाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। जब हम देश की बात करें तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां है? आइसलैंड में। और इसीलिए आइसलैंड को ज्वालामुखियों का देश, लैंड ऑफ वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है, जैसे बेनी ऑफ जोन हम लोग ने पढ़ा था, तो बेनी ऑफ जोन का जो क्षेत्र है वो एक्चुअल में क्या है? वो पूरा क्षेत्र माना जाता है कि बेनी ऑफ जोन इसके नीचे पूरा बसा हुआ है। स्टेनोस्फीयर इसके नीचे जो है आपके है। इसीलिए 200 से ज्यादा ज्वालामुखी स्थित है इस आइसलैंड में, और इसे जो है ज्वालामुखियों के देश के नाम से इसको इसी वजह से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्लेटों के सहारे आती है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आपने पढ़ा प्लेटों के बारे में। उसी के आधार पर हम लोग ने भूकंप की पेटी को डिफाइन किया, उसी के आधार पर हम लोग ने ज्वालामुखी की पेटी को डिफाइन किया। अब क्लियर है कि कौन सा देश प्रभावित होगा। विश्व के एटलस पे अगर हम लोग देखेंगे, तो सारी चीजें आप पढ़ चुके, सारी चीजें जान चुके, तो विश्व के मानचित्र पे एटलस में अगर आप देखें या मैप में देखें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा देश पूरी तरह से सुरक्षित। जैसे मान लीजिए मध्यवर्ती भाग, जैसे रूस का ये क्षेत्र है, मध्यवर्ती भाग, पूर्वी भाग प्रभावित है, मध्यवर्ती भाग पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ना भूकंप आएगा, ना ज्वालामुखी घटनाएं घटित होंगी। क्यों? पेटियों से बहुत दूर है, पेटी के किनारे से। तो इस तरह से अगर देखें, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से जो आपकी प्लेट है, प्लेट का मध्यवर्ती भाग है। तो मध्यवर्ती भाग जितने हैं, कजाकिस्तान का क्षेत्र है, मंगोलिया का क्षेत्र है, ये सब क्या है? बीच के क्षेत्र है। मध्य चाइना का क्षेत्र है, सब सुरक्षित है। कहीं पर ना तो ज्वालामुखी घटनाएं हैं, ना भूकंप आएगा। तो वजह क्या है? ये सब पेटियों से काफी दूर है, इसलिए सब सुरक्षित क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, ये मध्यवर्ती क्षेत्र ब्राजील के पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पश्चिमी भाग सुरक्षित नहीं है, पूर्वी भाग सुरक्षित है। यूएसए का पश्चिमी भाग प्रभावित है, पूर्वी भाग सुरक्षित है। कनाडा का पश्चिमी भाग प्रभावित है, पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग सुरक्षित है पूर्ण रूप से। कोई जो है आपके एक तरह से किनारा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ जैसे अफ्रीका में, अफ्रीका के मध्यवर्ती पूरे जितने क्षेत्र हैं वो सब जो है आपके सुरक्षित है। भले ही पूर्वी भाग में यहां पर आपने पढ़ा था कि कुछ जगह पर ज्वालामुखी घटनाएं और भूकंप की घटनाएं इस जो है पेटी में, ये यहाँ पर भ्रंश में भी घटित होती हैं। और ये भ्रंश के सहारे, जैसे आपने पढ़ा था, मिस्र है, सूडान का क्षेत्र है, इथोपिया है, फिर जो आपके क्षेत्र होता है इथोपिया है, सोमालिया का क्षेत्र हो जाता है, सोमालिया काफी दूर हो जाता है इधर। तो ये आपके केनिया है, तंजानिया का क्षेत्र है, मोजम्बिक है, जिम्बाब्वे का क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ये सब क्षेत्र जितने होते हैं ये सब इस दरार के सहारे जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्र में, अंदर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जैसे नाइजर है, चाड है, ये सब जो आपके माली है, ये सब देश क्या है? ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ना कभी भूकंप आएगा, ना कभी जो ज्वालामुखी घटना घटित होगी, क्योंकि ये प्लेटों के बीचों बीच में है। तो जब बीचों बीच में है तो आसानी से ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकती। तो आसानी से ऊर्जा क्योंकि बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए पूर्ण रूप से जो है आपके सुरक्षित क्षेत्र हो जाता है। तो उसी तरह से हर जगह पर, विश्व के किसी भी जगह आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्र प्रभावित रहते हैं, कुछ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं, जहां पर किसी तरह की कोई इस तरह की घटना नहीं घटित हो सकती। तो इसलिए जो है आपके नहीं, जो आपके सेफ क्षेत्र हैं वो भी आपको क्लियर हो गया, और जो आपके प्रभावित क्षेत्र हैं वो भी क्लियर हो गया। तो ये प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं जो कि भूकंप और ज्वालामुखी पेटी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक हो जाता है जो ज्वालामुखी से कंसर्निंग होता है।